हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद वीरेंद्र टेलर। कैसे बच्चों आप सभी। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक ड्रॉबैक्स इन बोर एटॉमिक मॉडल। तो जो बोर के बहुत सारे ड्रॉबैक, बहुत सारे लिमिटेशन रहे और बहुत सारे अपने पास उनकी एरर रही जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुछ स्पेशल हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। कुछ पॉइंट्स में हम इनके ड्रॉबैक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, सबसे फर्स्ट क्या है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एटम्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। यानी ये हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए ही क्या होता है बच्चों, एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। हाइड्रोजन जैसे का मतलब क्या है कि जैसे बच्चों हम बात करें कि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, अपने पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में 1H1 होता है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें ओनली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे हम बात करें हीलियम की, तो बच्चों हीलियम में अपने पास क्या होता है, +2 होता है। अब एक यहां से हटा दे, एक पॉजिटिव चार्ज यदि हम इससे ले ले तो इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए ही लागू होता है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक इनका क्या रहा कि इनका एटॉमिक मॉडल जो है बच्चों वो ओनली हाइड्रोजन जैसे छोटे स्पीसीज के लिए ही लागू रहा। मतलब ऐसे स्पीसीज या ऐसे एटम्स जिनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनके लिए ही बोर का एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। सेकेंड बच्चों, द स्पेक्ट्रम ऑफ द अदर एटम्स। ये अदर एटम क्या है, हाइड्रोजन जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया गया, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनके स्पेक्ट्रम को ही बच्चे एक्सप्लेन कर पा रहा था। अदर एटम्स के जो भी स्पेक्ट्रम था उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो दो ड्रॉबैक अपने पास मेन है। थर्ड की हम बात करें, देखो अब नॉर्मली हम बात करते हैं डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं। तो वो जो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद कौन होते हैं बच्चों, पार्टिकल्स होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर हमने पढ़ा था। टॉपिक आया था बच्चों ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, और इसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बच्चों वेव नेचर भी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स खुद पार्टिकल्स होते हैं बट ये वेव नेचर भी रखते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में भी होते हैं। लेकिन बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का डिस्कशन कहीं भी नहीं किया। उसके बोर मॉडल में इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके वेव नेचर को कहीं भी डिस्कशन नहीं किया, कहीं भी वेव नेचर को इन्होंने नहीं बताया। तो ये डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस अपने पास थी, जिसमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में भी होता है, और इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में होता है, इसको प्रूव करने के लिए जो डेविसन और जर्मर थे बच्चों, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूफ हुआ था। लेकिन बोर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कहीं भी वेव नेचर को इन्होंने डिफाइन नहीं किया। आगे हमारे सिलेबस में तो बच्चों इतना ही है, लेकिन बोर के एटॉमिक मॉडल के बाद में क्वांटाइजेशन का बोर का एटॉमिक मॉडल आया, जिसमें वास्तव में उसके बाद में बताया गया कि अपने पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम्स में वो वेव नेचर भी रखते हैं। तो ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। फिर अपने पास में ये बच्चों हिजनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हिजनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये उनको भी डिफाइन नहीं कर पा रहा था। अब हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, तो हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि वो जो आप पोजीशन का और मोमेंटम का, आप किसी छोटे पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम बोल सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप मोमेंटम यानी पोजीशन का और मोमेंटम का कभी भी एक साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। यदि आप पोजीशन का मेजरमेंट कर लिए तो आप मोमेंटम का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, मोमेंटम यानी आप वेलोसिटी का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। यदि आपने पोजीशन का 100% एक्यूरेट मेजरमेंट कर लिया है
तो आप वेलोसिटी का यानी मोमेंटम का 100% मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, यानी इन दोनों का एक टाइम पर मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। 100% दोनों का एक साथ मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। यदि आपने पोजीशन का मेजरमेंट कर लिया तो उसी टाइम पर मोमेंटम या वेलोसिटी के मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर आपको जरूर प्राप्त होगा। आप 100% एक्यूरेट मेजरमेंट उसका नहीं कर सकते। लेकिन जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो इस चीज़ को कर रहा था। कैसे देखें, जैसे हम बात करें, ये है अपने पास में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारी ऑर्बिट्स है अपने पास में। ये के ऑर्बिट है बच्चों। तो के ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है बच्चों? 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं हम। और इसी तरीके से इसका वेलोसिटी भी इन्होंने मेजर करके बता दिया। वेलोसिटी कितना बचा है बच्चों? 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी बोर का एटॉमिक मॉडल बच्चों रेडियस का भी मेजरमेंट कर रहा था और बोर का यानी जो ये ऑर्बिट है उसकी रेडियस का भी मेजरमेंट कर रहा था जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वेलोसिटी का भी मेजरमेंट कर रहा है। और ये जो हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो बिल्कुल 100% क्या है, बिल्कुल सत्य है, 100% बिल्कुल फैक्ट है, उसको ये गलत साबित कर रहा था। तो कहने का मीन क्या है कि बोर का एटॉमिक मॉडल जो है बच्चों वो वेलोसिटी और पोजीशन का दोनों का एक साथ क्या कर रहा था? मेजरमेंट कर रहा था। यानी कहीं ना कहीं ये हिजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अनदेखी कर रहा था। बट हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रॉन्ग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मेन ड्रॉबैक उनका रहा कि ये पोजीशन और वेलोसिटी का एक टाइम पर, दोनों का एक टाइम पर क्या कर रहा था? मेजरमेंट कर रहा था, और एक्यूरेट दोनों का मेजरमेंट एक टाइम पर नहीं हो सकता। तो हिजनबर्ग के अकॉर्डिंग तो इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ क्या होनी चाहिए? रॉन्ग होनी चाहिए। दोनों में से किसी न किसी का मेजरमेंट तो क्या होना चाहिए बच्चों? रॉन्ग होना चाहिए। तो ये हिजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी डिफाइन नहीं कर पा रहा था। और देखते हैं बच्चों इसके, ये स्प्लिटिंग को भी नहीं बता पा रहा था बच्चों। ये स्प्लिटिंग को भी नहीं बता रहा था। जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी स्प्लिटिंग को भी नहीं बता रहा था। स्प्लिटिंग में बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी होगा। स्प्लिटिंग जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी होता है। स्प्लिटिंग जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। कई बार बच्चों क्वेश्चन आ भी जाता है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्प्लिटिंग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बच्चों स्प्लिटिंग होता है उसको हम स्टोक प्रभाव बोलते हैं। उसको स्टोक इफेक्ट या स्टोक प्रभाव हम बोलते हैं भाई। साइंटिस्ट के नेम पर है, क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्प्लिटिंग अपने पास होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टोक इफेक्ट बोलते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड का अपने पास में स्प्लिटिंग होता है बच्चों, हम उसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जीमान इफेक्ट बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्प्लिटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने पास में इफेक्ट होता है, स्प्लिटिंग जो अपने पास होता है, हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो ये स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, यानी ये स्पेक्ट्रल जो लाइंस होती है उनकी स्प्लिटिंग को भी नहीं समझा पा रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों। अब देखो इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया था? सेकंड पोस्टुलेट ये दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं उनका एंगुलर जो मोमेंटम होता है, उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π का मल्टीपल नंबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल नंबर होता है। लेकिन ये कैसे होता है? सेकंड पोस्टुलेट था अपने पास में कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम, या वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता हो? h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, इस तरीके से अपने पास होता है। यानी h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल नंबर होता है। लेकिन ये कैसे होता है, क्यों होता है? इसका एक्सप्लेनेशन बोर के एटॉमिक मॉडल में नहीं था, बट इसका एक्सप्लेनेशन बाद में दे दिया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था बच्चों, इसको इन्होंने प्रूफ कर दिया था, लेकिन बोर का एटॉमिक मॉडल इस चीज को प्रूफ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये 6 हो गए। एक दो और देख लेते हैं। देखो 7 नंबर का ड्रॉबैक इनका क्या रहा? बहुत सारे ड्रॉबैक रहे, छोटे छोटे ड्रॉबैक से। मेन ड्रॉबैक तो हमने बता दी है। और देखें बच्चों, इसमें जो न्यूक्लियस था
बोर के एटॉमिक मॉडल ने न्यूक्लियस को बच्चों किस में माना, रेस्ट में माना, कांस्टेंट माना। और कोई बच्चों न्यूक्लियस कांस्टेंट तभी हो सकता है जब वो बहुत हैवी हो, यानी उसका मास फिर कितना होना चाहिए बच्चों, इन्फिनिटी होना चाहिए। जैसे न्यूक्लियस है वो एक फिक्स जगह पर रहता है, और ये फिक्स जगह पर रहता है किसके अकॉर्डिंग, बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये फिक्स जगह पर तभी रहेगा बच्चों जब इसका मास क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। यानी इन्होंने न्यूक्लियस को रेस्ट में माना, और न्यूक्लियस के रेस्ट में रहने के लिए ये चाहिए कि बच्चों इसका मास इन्फिनिटी होना चाहिए, बट इसका मास इन्फिनिटी भी नहीं होता, और ये रेस्ट में भी रहता है या नहीं रहता है, इसको 100% बोर का एटॉमिक मॉडल प्रूफ नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और ड्रॉबैक बता देते हैं भाई। जैसे हम बात करें कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में ये ऑर्बिट्स अपने पास है, ये ऑर्बिट्स है, ठीक है, KLMNO जो भी अपने पास है। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था बच्चों, इन ऑर्बिट्स को सर्कुलर मान रहा था। ये जितने भी ऑर्बिट्स है बच्चों, इनको सर्कुलर मान रहा था अपने पास में। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है इन सभी को कैसा मान रहा था बच्चों, सर्कुलर मान रहा था। लेकिन इसके बाद में जो अपने पास साइंटिस्ट आए जैसे सोमरफील्ड ने फिर बात की कि सोमरफील्ड ने क्या कहा कि ओनली जो फर्स्ट वाली जो अपने पास ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर होती है। ओनली फर्स्ट वाली जो होती है बच्चों वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। इसके बाद वाली जितने भी होती है वो इलिप्टिकल होती है, इस तरीके से। यानी क्या हुआ कि इसका एक ड्रॉबैक क्या रहा, बोर के एटॉमिक मॉडल में जितने भी अपने पास में ये ऑर्बिट्स थी इनका पाथ कैसा माना गया, सर्कुलर माना गया। लेकिन सोमरफील्ड ने क्या बताया, जो बिल्कुल करेक्ट बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट जो के ऑर्बिट होती है उसका पाथ ही सर्कुलर रहता है, और बाकी जितनी भी ऑर्बिट्स होती है वो सारी कैसी होती है, इलिप्टिकल शेप में होती है। तो ये मेन अपने पास 8 ड्रॉबैक रहे, ठीक है। तो आप नोट करना चाहे तो बच्चों नोट कर लो, आगे एक दो छोटे छोटे टॉपिक और करवा देते फिर चैप्टर एंड हो जाएगा अपने। तो देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली का एक्सप्लेनेशन बोर का सेकंड पोस्टुलेट प्रूफ करने के लिए। अभी हमने एक ड्रॉबैक बताया, और वो ड्रॉबैक क्या बताया कि बच्चों जो बोर का एटॉमिक मॉडल था उसका जो सेकंड पोस्टुलेट था, बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था बच्चों कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम L MVR VN कर देते NH/2 के इक्वल होता है, या H/2 का इंटीग्रल नंबर होता है। ये बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट दिया, और अभी मैंने ड्रॉबैक इसका क्या बताया कि ये बोर का एटॉमिक मॉडल जो था वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। हाँ, उन्होंने ये बता दिया था कि वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम H/2 का इंटीग्रल नंबर होता है। लेकिन ये इंटीग्रल नंबर होता है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बच्चों बोर का एटॉमिक मॉडल नहीं बता पा रहा था। बोर का एटॉमिक मॉडल इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। तो इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया बच्चों, डी ब्रोई ने। और डी ब्रोई ने किसके प्रिंसिपल से दिया, क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल से। क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल से हम अब बोर के सेकंड पोस्टुलेट की क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटाइजेशन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बोर ने बच्चों यह नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है। लेकिन वेव नेचर के बेसिस पर डी ब्रोगली ने बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको प्रूव कर दिया। यानी बोर ये नहीं बता पा रहे थे, भाई क्या नहीं बता पा रहे थे कि ये एंगुलर मोमेंटम मैंने क्यों दिया है, कैसे दिया है। बस कह दिया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/2 का इंटीग्रल नंबर होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है नहीं बता पा रहे थे। बोर ये भी नहीं बता पा रहे थे, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, ये अपने एटॉमिक मॉडल में इस चीज की भी बात नहीं कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर भी रखता है। ये बात ही वो नहीं बोल रहे थे, नहीं एक्सप्लेन किया उन्होंने कहीं भी। तो फिर साहब डी ब्रोई ने सोचा कि ये तो थोड़ा गड़बड़ है, तो हमने क्वांटाइजेशन थ्योरी के बेसिस पर इन्होंने इन चीज़ों को प्रूव किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हो जब मूव करता है,
या इलेक्ट्रॉन जब भी अपने पास में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है वहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करके जाएगा फिर वापस रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्टेबल नहीं होगा, तो बच्चों वहाँ पर उसका क्या बनता है, वेवलेंथ बनता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बच्चों, स्टेशनरी वेव को बनाता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि वेव नेचर भी रखता है, डेविसन सर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव भी किया है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से मोशन करता है, अपनी ऑर्बिट्स में बहुत कम टाइम में मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर स्टेशनरी वेव का निर्माण करता है। इन स्टेशनरी वेव, क्योंकि सारी ऑर्बिट्स कैसी मानी गई बच्चों, इन्होंने सारी ऑर्बिट्स कैसी मानी इन्होंने, सर्कुलर मानी। सर्कुलर मानी तो उसका इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2πr होगा, और इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो भी वेवलेंथ अपने पास आएगी, क्योंकि वेव बनाएगी, और इनकी जो वेवलेंथ आएगी बच्चों वो किसके इक्वल आएगी, n लैम्डा के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी बच्चों, अपने पास n लैम्डा के इक्वल आएगी, ये Rn आया। यानी इन्होंने क्या कहा, जैसे मान लो कि अपने पास में ये बच्चों एटम है, ये एटम अपने पास है, ये एटम है, और इस एटम में अपने पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या निकालता जा रहा है, वेव निकालता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में जा रहा है अपने पास में, और इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में जा रहा तो इलेक्ट्रॉन का टोटल जो डिस्टेंस होगा कवर करने पर वही उसका क्या रहेगा, अपने पास में वेवलेंथ रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो n लैम्डा यानी 1 लैम्डा, सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा तो 2 लैम्डा, थर्ड ऑर्बिट में रहेगा तो 3 लैम्डा, फोर्थ ऑर्बिट में रहेगा तो 4 लैम्डा। यानी इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टोटल जो वेवलेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, 2πr, उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल रहेगा, और वो अकॉर्डिंग टू क्या रहेगा, ऑर्बिट रहेगा। यानी ये 2πr किसके इक्वल रहेगा बच्चों, अपने पास n लैम्डा के इक्वल रहेगा। अब डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोय हाइपोथेसिस क्या कहता है बच्चों, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h/p। सो h/p, p का मीन क्या होता है बच्चों, मोमेंटम mvn। मोमेंटम क्या हुआ बच्चों, mvn हुआ अपने पास में। इक्वेशन थर्ड से आप इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट कर दीजिए, और जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2πrn इक्वल्स टू n लैम्डा, और लैम्डा क्या है बच्चों अपने पास, h/mvn रहेगा। ठीक है, अब आगे इसको एक बार साफ करते हैं, आगे डायग्राम आप और बनाएंगे अपने। देखिए इसको सोल्व करते हैं भाई, ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना है बच्चों अपने पास, 2πrn इक्वल्स टू NH/mvn। ठीक है, m को इधर लेकर चले जाते हैं, और m के साथ में बच्चों मतलब ये पोर्शन इधर ले जाते हैं, इधर पोर्शन इधर लेकर आ जाते हैं, तो देखो क्या आएगा, mv ये उधर गया, n rn इक्वल्स टू क्या है बच्चों, NH/2π। तो देखिए आप ही देखें क्या प्रूफ हो चुका है। तो डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस से ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, स्टेशनरी वेव बनाता है, और स्टेशनरी वेव बनाता है तो उनका वेवलेंथ कितना होगा, 2πrn इक्वल्स टू n लैम्डा के इक्वल होगा। और इसी के बेसिस पर अपना हाइपोथेसिस यूज करते हुए इन्होंने ये जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट था उसको इस क्वांटाइजेशन थ्योरी पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये बोर का क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है। अब इसके जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए, आपको क्या कह दिया जाए कि जैसे n इक्वल्स टू 4 के लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए, n इक्वल्स टू 5 के लिए आप बोर का क्वांटाइजेशन का कंडीशन का डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनेगा एटम का डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं भाई। जैसे ये अपने पास एटम है, मैं n इक्वल्स टू बच्चों 4 के लिए बना रहा हूँ, n इक्वल्स टू 4 के लिए क्वांटाइजेशन कंडीशन में इसकी बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है। यदि मैं 4 के लिए बता रहा हूँ तो बच्चों आप क्या करें, यहाँ 8 पॉइंट ले लीजिए। n इक्वल्स टू 4 के लिए बना रहे क्वांटाइजेशन कंडीशन वेव का, मतलब n इक्वल्स टू 4 के लिए आप वेव को बताइए। ये 4 के लिए बताना, टोटल 8 पॉइंट ले लीजिए आप, ये 3, ये 4, ये 5 ले लिया बच्चों, ये 6 ले लिया, ये 7 ले लिया, 8 पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, और आप वेव कैसी होती है बच्चों, इस तरीके से ये वेव अपने पास होती है। ठीक है, ये वेव का इस तरीके से आप डायग्राम बना दीजिए। थोड़ा आगे खिसका लेते हैं इस पॉइंट को, ये भी थोड़ा आगे खिसक जा भाई तू भी।
तू भी थोड़ा आगे चल, और ये तू भी थोड़ा आगे चल, ठीक है। ये वेव बना दीजिए आप। अब वेव दोनों डायरेक्शन मूव करती है बच्चों आपके पास, ये दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, ये अपने पास दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये n इक्वल्स टू, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो ये n इक्वल्स टू 4 के लिए, और n इक्वल्स टू 4 के लिए तो देखो एक राउंड का पूरा बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने पर हो रहा है, तो ये एक राउंड का आपके पास क्या हो गया, लैम्डा हो गया। अब यदि 4 के लिए बना रहे हो, हम 4 के लिए बना रहे तो टोटल यहाँ कितना हो गया, 4 लैम्डा हो गया। 2 पाई n किसके इक्वल हो गया बच्चों, 4 लैम्डा के इक्वल हो गया। अब 3 के लिए बनाओगे तो टोटल कितने पॉइंट लोगे आप, 6 पॉइंट लोगे। अब 6 पॉइंट में बना देंगे तो यह क्या हो जाएगा अपने पास, 3 लैम्डा आ जाएगा। यदि आप 5 के लिए बनाएंगे तो यह क्या आ जाएगा अपने पास, 5 लैम्डा आ जाएगा, 0.10 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हो कि ये जो 2 पाई RN अपने पास इक्वल आएगा, वो देखो ये 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो पूरा जो 2 पाई R आ रहा है, जो पूरा अपने पास 2 पाई R आएगा, वो पूरा 2 पाई R किसके इक्वल आएगा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, किसके इक्वल आएगा, 4 लैम्डा के। तो देखो टोटल जो सर्कमफेरेंस अपने पास आता है वो n लैम्डा के इक्वल आता है इसमें। यानी वेव का जो टोटल सर्कमफेरेंस आता है, इलेक्ट्रॉन की वेव का जो टोटल सर्कमफेरेंस एटम में आता है वो n लैम्डा के इक्वल आता है। अब यदि 5 के लिए बनाएंगे तो टोटल 10 आ जाएगा, मतलब इस तरीके से 10 पॉइंट्स में आप बना देंगे तो किसके इक्वल आएगा फिर 2 पाई R, 5 लैम्डा के इक्वल आएगा। तो एक पूरे एटम का सर्कमफेरेंस कितना है भाई, 2 पाई R है, 2 पाई R है। और इसी तरीके से 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो कंप्लीट 2 पाई R किसके इक्वल होगा अपने पास, 4 लैम्डा के इक्वल होगा, यानी किसके इक्वल होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है। तो इन्होंने क्या बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या करता है, स्टेशनरी वेव बनाता है, और उनका टोटल फिर जो सर्कमफेरेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का, वो कितना होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है हमेशा। और लैम्डा क्या है, या जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका अपने पास वेवलेंथ है। और इसी को लैम्डा को हम यहाँ डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से जब वैल्यू रखेंगे तो ये जो बोर का अपने पास सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो ये बोर के सेकंड पोस्टुलेट की अपने पास क्वांटाइजेशन कंडीशन है, जिसको किसने प्रूफ किया है बच्चों, डी ब्रोगली ने प्रूफ किया है। तो ये चैप्टर अपने पास एंड हो गया, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक में फ्रीक्वेंसी का और बता देता हूँ, क्योंकि हमें ये पता है कि जो अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स है, उस क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्पीसीज को या अपनी ऑर्बिट को छोड़ता है, अपनी ऑर्बिट को फ्री करता है, तो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन निकालता है जिनके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अपने पास होती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन का एमिशन करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक बार हम और देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लो एक बार आप फटाफट से, ठीक है, नोट हो गया होगा। अब हम देखते हैं, तो कॉपी पेन जरूर साथ रखा करें आप, ताकि फटाफट आप नोट्स भी बनाते रहें। आपको आपके स्कूल लेवल में इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों, पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूं मैं आपको। यहां देखिए भाई, देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं। जो भी अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स है, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं तो उनका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, देखें, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी खुद की ऑर्बिट में अपने पास कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, 1/t होता है टाइम। और टाइम क्या होगा अपने पास में, टाइम की यदि हम बात करें तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आप याद करें स्पीड का। स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा अपने पास में बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1/t, t मीन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा बच्चों, स्पीड और डिस्टेंस। और एक पूरे ऑर्बिट में जब मोशन करेगा तो डिस्टेंस उसका सर्कमफेरेंस के इक्वल रहेगा बच्चों, किसके इक्वल रहेगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल रहेगा। अब आप इस r का वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मान लो आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, r1 हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना होता है, 2.18 इंटू 10⁶ होता है। 2 पाई, पाई 3.14 r1, r1 कितना होता है बच्चों, 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10।
इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बच्चों अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 6.56 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये फर्स्ट ऑर्बिट अपने पास होती है उनमें इलेक्ट्रॉन का क्या है अपने पास फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मान लो आपको अदर ऑर्बिट्स में फाइंड करना हो तो अदर ऑर्बिट्स में कैसे फाइंड करेंगे, एफ एन, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों वी एन। अब वी एन का फॉर्मूला में आता है। इसी तरीके से 2πRN, मतलब जो भी ऑर्बिट्स आपको दी जाए उस ऑर्बिट का वेलोसिटी का फॉर्मूला रखें, रेडियस का फॉर्मूला रखें या उसका मेजरमेंट का वैल्यू रखें, आपको सभी की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, किस में आ जाएगी, हर्ट्ज में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो पूरे सोल्व करा देंगे। ठीक है, नोट करें, पढ़ते रहे बच्चों, तैयारी करते रहे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक भाई।